नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ रचना नितेश और बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद बड़ी और अहम खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में आज कुल 47 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही अब एक्टिव मरीजों की संख्या 379 पर पहुंच गई है। प्रदेश में अब तक कुल 494 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से 105 मरीज पूरी तरीके से ठीक भी हो चुके हैं। अब तक 23 जिलों में कोरोना का संक्रमण छत्तीसगढ़ में फैल चुका है। बात करें सबसे ज्यादा केसेस की तो मुंगेली में सबसे ज्यादा 81 एक्टिव केस है। वहीं बिलासपुर में कुल 47 एक्टिव मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। तो वहीं आज कुल डिस्चार्ज हुए मरीजों की बात करें तो 3 मरीज आज इस संक्रमण से पूरी तरीके से ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। तो इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आज कुल 47 नए मरीज सामने आए हैं और लगातार छत्तीसगढ़ में जिस तरह से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, ये चिंता का विषय है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनय इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय, छत्तीसगढ़ में लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और अगर आज की बात करें तो आज 47 नए मरीज हैं। ये मजदूर हैं या आम जन भी हैं इनमें? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक भयावह आंकड़े की तरफ छत्तीसगढ़ बढ़ता जा रहा है। लगभग 500 यानी 492 केस अब तक छत्तीसगढ़ में आ चुके हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या भी करीबन 400 के पास पहुंचने वाली है। आज अगर बात करें तो आज 47 मरीज मिले हैं। हालांकि ये सबसे ज़्यादा मिले 50 के आंकड़े से 3 कम है, लेकिन अभी समय है कुछ और। लेकिन 3 एक अच्छी बात है कि 3 डिस्चार्ज हुए हैं और रायपुर में 3 नए कोरोना पॉजिटिव आज मरीज मिले हैं। आंकड़े भयावह हैं। अब केस की बात करें अगर रायपुर की स्पेशली तो जो 3 लोग नए मरीज मिले हैं, एक मजदूर बताया जा रहा है। इसके अलावा एक जो है वो बेंगलोर से आया हुआ था व्यक्ति, एयरपोर्ट पे जांच कराता है, उसे रैपिड टेस्ट में वो निगेटिव आता है। हालांकि होम क्वारंटाइन की उसको जो निर्देश दिया गया था, वहाँ पर जब उसके लक्षण दिखा दिए, उसको तबीयत खराब लगी तो जाकर उसने एक निजी लैब में जाँच कराई है, जहाँ से उसका रिपोर्ट जो पॉजिटिव आया है। महिला जो देवेंद्र नगर में मिली हैं वो भी एक निजी अस्पताल का उन्होंने एक विजिट किया था, जहाँ पर एक कोरोना का उनको लक्षण समझ में आया और उन्हें जांच कराई, वहां से भी रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। जो तीसरा है वो भी मजदूर है और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहता है, उसकी भी जांच कराई जा रही है। किस तरह से उसकी हिस्ट्री खंगालने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो बाकी जो मरीज मिले हैं लगभग वो सभी मजदूर हैं। सबसे ज़्यादा जो महासमुंद में मरीज मिले हैं, लेकिन अगर बात करें तो मुंगेली अभी भी सबसे ज़्यादा मरीजों के साथ में टॉप पर है। हालांकि इसे ये कहना गलत होगा कि वो टॉप पे है, लेकिन सबसे ज़्यादा अभी तक खतरनाक जो स्थिति है वो वहाँ की है। सरकार को चाहिए कि जिस तरह से कोरबा में हॉटस्पॉट जोन में उन्होंने जिस तरह से रणनीति बनाई थी, स्वास्थ्य विभाग यहाँ इन जिलों में भी ऐसा ही काम करे ताकि उस पर लगाम लगाई जा सके। बिल्कुल विनय, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि बाहर से जो मजदूर आ रहे हैं उनमें तो संक्रमण हो ही रहा है और वहां से संक्रमण जो है वो फैल रहा है, मगर राजधानी रायपुर में जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्र में संक्रमित मरीज सामने आए हैं, उसके बाद प्रशासन किस तरीके से तमाम व्यवस्था कर रहा है, क्योंकि कुछ एरियाज को कंटेनमेंट एरिया भी घोषित कर दिया गया है अब? देखिए, सही बात है। अभी कुछ 1 महीने से ये लग रहा था कि जो मजदूर बाहर से आए हैं मुख्य कारण वही है, लेकिन रायपुर में ऐसी बात करें तो रायपुर में कहीं मजदूर बाहर से अधिक संख्या में नहीं आ रहे थे। जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे थे, अलग अलग ज़िले हैं जैसे धमतरी, राजनांदगांव, बिलासपुर, ये सब ज़िले हैं जहाँ पे मजदूर बाहर से आ रहे थे, लेकिन रायपुर में ऐसा नहीं था। हालाँकि ये 3 दिन से जिस मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ये अब कहना बेकार होगा कि केवल मजदूरों से ही ये आंकड़ा है, एक दूसरे से एक दूसरे में फैल रहा है। और लापरवाही की अगर बात करें तो जो कुछ दिन पहले BSOP कॉलोनी वृंदावन में एक जो मरीज मिला था, उससे 3 लोग प्रभावित हुए हैं। तो इस पर निगरानी करने की ज़रूरत है कि इस तरह से स्प्रेड ना हो, एक दूसरे से दूसरे में कांटेक्ट में ना आए, लापरवाही किसी तरह से ना हो, इस पर ध्यान दिया जाए। रणनीति जहां तक बनाई गई है कि अब जो केंद्र से राज्य शासन को मांग करनी थी, उसमें यह कहा गया कि बाहर से जो मजदूर हैं उसमें आवागमन पर राज्य का हस्तक्षेप हो। इसके अलावा जो यहाँ के जो प्रशासनिक व्यवस्थाएँ हैं उस पर भी काफ़ी कड़ा, क्योंकि लॉकडाउन में जिस तरह से ये देखा जा रहा था कि ढील के कारण से लोग बाहर निकल जा रहे थे, अब विशेष रूप से इस पर फोकस रहेगा कि कंटेनमेंट जोन से जब भी 14 दिन तक कोई बाहर न निकलने पाए। बिल्कुल, शासन और प्रशासन के साथ साथ यहाँ पर जनता की भागीदारी भी बहुत आवश्यक होगी और जनता को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभानी होगी और एहतियात बरतना होगा। खबर पर नजर बनाकर रखिएगा विनय। तमाम जानकारी के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
रायपुर के बिरगांव और चंगोरा भाटा में कोरोना संक्रमण के मामले मिलने के बाद अब दोनों ही इलाकों में संक्रमित के घर के 1 किलोमीटर के दायरे में कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। वहीं रायपुर के देवेंद्र नगर और फाफाडीह चूनाभट्टी इलाके में मरीज मिलने के बाद संक्रमित व्यक्तियों के घर के आसपास के इलाके को सील किया गया। बिरगांव में आरटीओ ऑफिस के पीछे चौक के पास से सोम कोल्ड स्टोरेज गेट, स्वास्थ्य केंद्र रावण भाटा रोड से डॉक्टर के घर के पास तक का इलाका सील बंद किया गया है। जबकि चंगोरा भाटा में काली मंदिर से लेकर ज्वेलरी शॉप, अमन हरी विला से लेकर छुगानी प्राइड मेन गेट तक का इलाका सील कर दिया गया है। फाफाडीह चूनाभट्टी और देवेंद्र नगर के इलाकों को सील करने की प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है। इधर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने राज्य के सभी सांसद, विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष को पत्र लिखकर सुझाव मांगा है। मंत्री सिंहदेव ने कोविड अस्पताल और क्वारंटाइन सेंटर्स के बेहतर प्रबंधन के लिए सुझाव मांगे हैं। मंत्री सिंहदेव ने अस्पतालों और सेंटर से संबंधित शिकायतों की जानकारी भी साझा करने का आग्रह किया है ताकि बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। मंत्री सिंहदेव ने पत्र में लिखा है, कोविड-19 के संक्रमण से प्रदेश जूझ रहा है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में इसके सक्रिय एवं संदिग्ध मामलों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए आवश्यकता अनुसार कोविड अस्पतालों और क्वारंटाइन सेंटर्स की आपात व्यवस्था की गई है। मंत्री सिंहदेव ने कहा है कि राज्य शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने सभी क्वारंटाइन सेंटर्स में बेहतर व्यवस्था के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने पत्र में यह भी कहा कि वर्तमान विषम परिस्थितियों में सभी जनप्रतिनिधियों का लगातार सहयोग मिल रहा है। आने वाले समय में भी जनप्रतिनिधियों का निरंतर सहयोग अपेक्षित है। इधर छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्देश दे दिए हैं कि धर्मस्थल, मॉल खोलने पर वो केंद्र की गाइडलाइन का पालन करेंगे। औद्योगिक, व्यवसाय, आर्थिक गतिविधि निर्देश के तहत ही संचालित होगी। वहीं कंटेनमेंट जोन को छोड़कर जिले में सभी शासकीय कार्यालय संचालित होंगे। विवाह समारोह में अधिकतम 50 और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति मिलेगी। दुकानें और व्यावसायिक संस्थान सप्ताह के 6 दिन सवेरे 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खुले रहेंगे। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की पाबंदी 30 जून तक सिर्फ कंटेनमेंट जोन में रखी है। 4 चरण में 68 दिन के लॉकडाउन के बाद अब 3 चरण में अनलॉक किया गया है। इसमें पहले फेज में 8 जून से धर्मस्थल और मॉल खुल सकेंगे। दूसरे फेज में स्कूल खोलने पर फैसला जुलाई में लिया जाएगा। तो वहीं तीसरे फेज में इंटरनेशनल उड़ानें, जिम, सिनेमाघर, समारोह, रैली, खेल आयोजन किए जा सकेंगे, मगर इसकी तारीख अभी तक तय नहीं की गई है। छत्तीसगढ़ में केवल और केवल प्रवासियों को ही ये कोरोना का संक्रमण हुआ है। छत्तीसगढ़ वासियों को अभी तक छू नहीं गया है, तो उसको रोक पाने में छत्तीसगढ़ सरकार सफल हुई है। इसलिए सरकार का सोचना है कि अब हमारी सारी आर्थिक, व्यावसायिक, औद्योगिक सारी गतिविधियां संचालित होना चाहिए। पूरे देश में लॉकडाउन को रीओपन की प्रोसेस तो स्टार्ट हो गया है और रीओपन के प्रोसेस में हमको कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा, मगर ये संभावनाओं को इनकार नहीं किया जा सकता कि जून और जुलाई में भी इसका स्प्रेड आउट होना है। इसके लिए अभी से हमको सावधानी रखनी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ में 30 जून तक लॉकडाउन रहेगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही लॉकडाउन के 5वें चरण की घोषणा कर दी गई है। लॉकडाउन से संबंधित गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है और इसके तहत अंतरराज्यीय और अंतरजिला आवागमन के लिए ई पास जरूरी रहेगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार जुड़ रहे हैं। सौरभ, गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि किस तरीके से लॉकडाउन 5 जो है वो देश में रहेगा और इसके साथ साथ रीओपन अब होना शुरू हो चुका है। अनलॉक 1 इसे कहा जा सकता है। किस तरीके की गाइडलाइन है, पूरी जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए रचना, कल भारत सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की जिसके तहत जो है अनलॉक डाउन कहा गया, अर्थात कुछ दुकानें जो है और कुछ ज़्यादा संख्या पर रीओपन हो सकते हैं और इसको रीओपन भी कहा गया। और छत्तीसगढ़ ने फिर इस भारत सरकार के जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए कहा है कि जो मंदिर है और जो धर्म स्थल है और संबंधित जो मॉल हैं वहाँ पर जो है 8 तारीख के बाद फैसला लिया जाएगा।
लेकिन अभी कुछ देर पहले छत्तीसगढ़ शासन ने एक दिशा निर्देश जारी किया है, जिसके तहत 3 से 4 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हम पहले ही बता रहे थे कि जब पिछले दिनों कैबिनेट सचिव ने जब सारे राज्यों के मुख्य सचिव से जब बैठक की थी, तब साफ तौर पर छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव आरपी मंडल ने कहा था कि जो इंटर स्टेट बॉर्डर है वहां पर आवागमन पूरी तरीके से प्रतिबंधित की जाए। वही जो राज्य का अपना इंटर डिस्ट्रिक्ट है उस पर जो है और जो इंटर स्टेट है दोनों के लिए जो है ई पास की सुविधा की गई है, अर्थात जो है कोई भी व्यक्ति जो है एक जिले से दूसरे जिले और एक राज्य से दूसरे राज्य बगैर पास लिए नहीं जा सकता। तो एक महत्वपूर्ण फैसला आज के जो दिशा निर्देश में है वो लिए गए हैं। इसी तरीके से ये देखा गया कि जो कंटेनमेंट जोन है वहां पे पूरी तरीके से सतर्कता बरती जाएगी, शासन ने साफ तौर पर कहा है। इसी तरीके से जो दुकानें हैं वो जो है शाम तक खुली जाएगी, उसके लिए टाइम भी निर्धारित कर दिया गया। जो पिछले दिनों 27 तारीख को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब बैठक लिए थे उसके तुरंत बाद फिर जो है ये दिशा निर्देश जारी हो गए थे, लेकिन कल के बाद जो है आज जो दिशा निर्देश जारी हुआ है उसमें यही जो कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपको बता दूं कि इसमें वही है कि कंटेंट जोन में केवल आवश्यकताओं की अनुमति मिलेगी। वही राज्य के सार्वजनिक पार्क है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, स्टेडियम है, इस पर जो है 7 तारीख के बाद जो अनुमति मिलेगी। लेकिन जो अनलॉकडाउन का 3 फेस है, पहला फेस 8 जून को देखने को मिलेगा जब धार्मिक स्थल, मॉल जैसी चीजें खुलेंगी। उसके बाद जो है दूसरा फेस होगा, उस दूसरे फेस में ये जो है देखने को मिलेगा कि जो स्कूल्स हैं, शैक्षणिक संस्थान है वो जुलाई में खोले जा सकेंगे, वो 1 जुलाई है, उसकी भी तारीख निर्धारित है। लेकिन जो तीसरा फेस है और उसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और जो राजनीतिक कार्यक्रम है, समारोह स्थल है, ऐसे जो परमिशन है उसकी कोई डेट नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये जुलाई के अंत तक इसका भी घोषणा कर दिया जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में लॉकडाउन जो है 30 जून तक जारी रहेगा, जो केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। वहीं जो जोन का निर्धारण है वो स्वास्थ्य विभाग यहाँ की करेगी। इसी तरीके से क्वारंटाइन में क्या व्यवस्था है और क्या बेहतर किया जा सकता है उसको लेकर जो है पंचायत और स्वास्थ्य विभाग के दोनों संयुक्त रूप से ये काम करेगी। और कुछ देर पहले जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के जनता के नाम एक पाती भी लिखी है और उसमें उन्होंने कहा है कि राज्य की जनता के सहयोग से ही जो अब तक कोरोना में हमें इतनी बड़ी सफलता मिली है। और मैं एक इसमें लास्ट आपको और बता दूं कि जो इंटर स्टेट बॉर्डर को आवागमन पूरी तरीके से प्रतिबंधित रखने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में जो कोरोना पॉजिटिव बढ़े हैं उसमें प्रवासी मजदूर ही ज्यादा हैं। अगर ऐसे में कोई दूसरे राज्य के छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी केंद्र की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अनलॉक के लिए 8 जून की तारीख जो है वो तय की है और उसके हिसाब से गाइडलाइन जारी की है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। इधर छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 जुलाई से स्कूल खोलने के संबंधित आवश्यक तैयारी के दिशा निर्देश शिक्षा विभाग को दिए हैं। प्रदेश के अधिकांश स्कूलों में प्रवासी मजदूरों के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। ऐसे में स्कूल भवन खाली होने के बाद सैनिटाइजेशन कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। हालांकि बीजेपी स्कूल खोलने में जल्दबाजी का विरोध कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि स्कूल खोलने पर सरकार जल्दबाजी न करे, राज्य की स्थिति को 15 जुलाई तक देखने के बाद ही स्कूल खोलने का निर्णय लिया जाए। स्कूलों के बारे में हमने निर्णय लिया है कि 1 जुलाई को छत्तीसगढ़ में शालाएं प्रारंभ होंगी, लेकिन उसको देखते हुए कि अभी और कोरोना का संक्रमण इस छत्तीसगढ़ में कितना फैल पाएगा। स्कूल खोलने के लिए भी इंतजार करना चाहिए, वेट करना चाहिए, क्योंकि नया शिक्षा सत्र जुलाई से जो होगा 1 जुलाई से होता था। मुझे लगता है कि अभी हमको 15 जुलाई तक कम से कम ये देखना चाहिए कि देश के हालात या छत्तीसगढ़ के हालात एकदम नॉर्मल ना हो, नहीं तो बच्चों पर रिस्क लेना 15 दिन में नुकसानदायक हो सकता है। तो इसको वेट एंड वॉच, मुझे लगता है कि तत्काल जल्दबाजी में कदम नहीं उठाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सल इलाकों में तैनात पुलिस जवानों के बीच बढ़ रही हिंसक घटनाओं पर चिंता जाहिर की है। दरअसल नारायणपुर जिले में शनिवार को एक असिस्टेंट प्लाटून कमांडर ने अपने 2 साथियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी, जिससे उनकी मौत भी हो गई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुलिस महानिदेशक को जवानों के मानसिक तनाव को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कई बार सुरक्षा बलों के जवानों में तनाव के कारण मामूली बातों के चलते हिंसक घटनाएं बढ़ रही हैं, जो चिंता का विषय है। उन्होंने माना कि जवानों पर काम का बोझ और मनोरंजन का अभाव तनाव के कारण बनते जा रहे हैं, इसलिए जवानों की काउंसलिंग की जाए। इसके साथ ही कार्यस्थल पर अनुकूल वातावरण बनाया जाए। जवानों के लिए योगा, खेल गतिविधियां और मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराने से उनके तनाव दूर होंगे।
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर रायपुर के एकात्म परिसर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पत्रकारों से चर्चा की। पत्रकारों को केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि ये साल ऐतिहासिक फैसलों वाला रहा है। राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 की समाप्ति, 3 तलाक से मुक्ति और लद्दाख को केंद्र शासित राज्य बनाना इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा। रमन सिंह ने लॉकडाउन के दौरान देश की जनता को दिए गए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का भी जिक्र किया। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि सरकार अब तक सभी मजदूरों को वापस नहीं ला पाई है। किसी मजदूर की जेब में अब तक 1 रुपया भी नहीं गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विपक्ष से कोरोना से निपटने के लिए सुझाव भी नहीं मांगते और इस पर पलटवार करते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि रमन सिंह अपनी पार्टी की तारीफ कर अपना दायित्व निभा रहे हैं। राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर के निर्माण की कल्पना जो करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक था, उस विषय को किया। 3 तलाक का विषय किया। इसके साथ ही साथ जो गरीबों के लिए बड़े आर्थिक पैकेज दिए गए, किसानों के लिए किसान स्वाभिमान योजना शुरू की गई, ये उन गरीबों तक एक बड़ी राशि सीधा उनके खाते में पहुंचाने के लिए, महिलाओं के खाते में सीधे राशि पहुंचाने का काम हुआ है। प्रचलित योजनाओं के अलावा आज तारीख तक पूरे वर्ष भर में मोदी जी ने 1 रुपया भी किसी वर्ग को नहीं दिया है। पत्रकारों से बोलने से पहले अपने प्रधानमंत्री से, अपने नेताओं से आग्रह तो कर देते कि छत्तीसगढ़ ने जो मांग किया उसको छत्तीसगढ़ को दिया जाए, और केंद्र सरकार ने किस मजदूर को 1 रुपया दिया ये तो बता दे डॉक्टर रमन सिंह। सरगुजा जिले के शिक्षा विभाग में लॉकडाउन की अवधि में गुणवत्ताहीन फर्नीचर सप्लाई का खुलासा हुआ है। खुद शिक्षा अधिकारी ने इसमें गड़बड़ी पाते हुए सप्लाई पर रोक लगा दी है। अब बेहतर फर्नीचर की सप्लाई पर ही ऑर्डर लेने की बात कही जा रही है, मगर सवाल यह है कि बिना वेरिफिकेशन की सप्लाई कैसे हो रही थी और लॉकडाउन अवधि में इतनी हड़बड़ी क्यों की गई। जिले के संकुल में पहली बार प्रदेश सरकार ने कुर्सी, टेबल और अलमीरा सप्लाई का ऑर्डर जारी किया है। CIDC में पंजीकृत संस्था से ही फर्नीचर की सप्लाई की जानी है, लेकिन सरगुजा में फर्नीचर सप्लाई के नाम पर बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। सरगुजा जिले के 112 संकुल केंद्र में 80,000 रुपए प्रति संकुल की दर पर करीब 89 लाख रुपए का टेंडर जारी किया गया। टेंडर जारी करने के बाद लॉकडाउन हो गया। इस दौरान फर्नीचर की सप्लाई नहीं हो सकी। इस बीच सप्लायर ने बिना वेरिफिकेशन के फर्नीचर की सप्लाई शुरू कर दी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जब इसकी जांच की तो फर्नीचर गुणवत्ताहीन निकला, जिसके बाद फर्नीचर सप्लाई पर रोक लगा दी गई। विगत 4-5 दिन पहले लॉकडाउन शिथिल होने पर सप्लाई का काम शुरू किया था। ऑन स्पॉट मैंने चेक किया, जितनी सामग्री उसको सप्लाई करने के लिए कहा गया था उनमें से 2-3 सामग्री जो है कमज़ोर पाया गया, तो मैं उसको रोक दिया और सप्लाई काम बंद कर दिया। इस पूरे सप्लाई के मामले में बड़ा सवाल यह है कि सरगुजा शिक्षा विभाग में हो रहे फर्नीचर सप्लाई में ना तो वेरिफिकेशन टीम ने जांच की और ना ही ओकी रिपोर्ट जारी किया गया। लॉकडाउन का फायदा उठाकर सप्लायर ने संकुल केंद्रों में फर्नीचर की सप्लाई भी शुरू कर दी। मामले का खुलासा हुआ तो शिक्षा अधिकारी ने इसकी सप्लाई पर रोक लगाई। सप्लाई वो करेगा ही नहीं, यदि करेगा भी ना तो हम उसका ऑन स्पॉट चेक करेंगे। यदि सामान में गुणवत्ता नहीं पाएंगे तो फिर हम उसका सामान को रिटर्न करा देंगे। गलत सामानों की सप्लाई का मामला शिक्षा विभाग में पहले भी उजागर हुआ है। पिछले मामले की जांच चल रही है। इस बीच गड़बड़ी का नया मामला सामने आ गया है। अब देखना यह है कि इस मामले में किस किस पर कार्रवाई की जाती है। अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। अंबिकापुर जिले में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। IBC 24 ने अपने दर्शकों को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों को दिए जाने वाले भोजन की राशि में फर्जीवाड़े की खबर दिखाई थी। इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने संज्ञान लेते हुए न सिर्फ इस मामले की जांच कराने की बात कही, बल्कि भोजन व्यवस्था का टेंडर कराने की बात भी कही। दरअसल अस्पताल में बगैर टेंडर के ही भोजन व्यवस्था संचालित थी, जिसके चलते लगातार पेमेंट और भोजन की गुणवत्ता के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी। स्वास्थ्य मंत्री ने दोषियों पर कार्रवाई करने का भी भरोसा दिलाया है। अगर कहीं गलती हुई है तो निश्चित रूप से उसमें इंक्वायरी कर ली जाएगी, लेकिन टेंडर की प्रक्रिया चालू हो चुकी है, समाप्ति पे है। शायद कल उसके बिड खुलने हैं, तो जो बोली आएगी उसके हिसाब से रेट भी सामने आ जाएंगे।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।